Hello friends, welcome to Study where we talk about electrical and electronics. Keep updating yourself by subscribing the channel. Now resistance inductance series circuit or we can call it RL series circuit. तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, डायग्राम में देखो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों को हमने सीरीज़ में लगाया, उसके अक्रॉस सप्लाई वोल्टेज V दी है, ठीक है, और करंट I फ्लो हो रहा है क्योंकि सीरीज़ में है तो करंट सेम रहेगा। रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज VR डेवलप हो गया, इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज VL डेवलप हो गया। और एक बात का और ध्यान रखना आपको कि जितने भी प्रैक्टिकल सर्किट्स होते हैं अगर कहीं पर इंडक्टर लगाया हुआ है दैट मीन्स वहाँ पे रेजिस्टिव इफेक्ट होगा ही होगा। मीनिंग क्या है, किसी भी सर्किट में प्रैक्टिकल सर्किट में इंडक्टर लगा हुआ है तो हम उसमें रेजिस्टिव इफेक्ट भी कंसिडर करेंगे, चाहे उसकी वैल्यू बहुत कम हो या बहुत ज़्यादा हो। एनी हाउ हम एनालिसिस में कंसिडर करते हैं उसके रेजिस्टिव इफेक्ट को, ठीक। ओके, अनदर पॉइंट शुड बी नोटेड, जो सर्किट डायग्राम में क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाइक आई है, वी आर है, वी एल है एंड वी है, ये सारी आर एम एस वैल्यूज़ हैं। वाई वी आर यूजिंग आर एम एस वैल्यूज़? बिकॉज इट विल बी ईजी टू कैरी आउट द एनालिसिस ऑफ circuits in AC systems. Okay, so let's consider the frequency of the supply BF and the current flowing through the circuit is I amperes, which is of RMS value. Okay, so now let's draw the phasor diagram. अब phasor diagram कैसे बनाओगे आप? जब भी आप phasor diagram बनाओगे एक बात का ध्यान रखना, उस क्वांटिटी को रेफरेंस में लो जो क्वांटिटी फिक्स्ड है या कांस्टेंट है। जैसे यहाँ पे करंट I जो है कांस्टेंट है, ठीक है, तो करंट I को मैं कंसीडर कर रहा हूँ एज अ रेफरेंस फेज़र। तो सबसे पहले मैं करंट I ड्रॉ करता हूँ, तो ये मैंने एक फेज़र बनाया I करंट, ठीक। नेक्स्ट मुझे वोल्टेजेस चेक करने हैं, तो यहाँ पे वोल्टेज देखो VR है और VL है। नाउ यू शुड रिमेंबर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज का फेज़र कैसा था, सेम फेज़ में थे दोनों, इसलिए यहाँ पे जो VR होगा वो सेम फेज़ में होगा करंट I के। तो मैं एक फेज़र बनाता हूँ VR विच इज़ इन फेज़ विद I। नाउ चेक VL। प्योरली इंडक्टिव के केस में क्या था, करंट लैग करता था वोल्टेज से, ठीक। और इस बात का भी ध्यान रखो, जब हमने प्योरली इंडक्टिव केस पढ़ा था उसमें वोल्टेज को रेफरेंस में लिया था, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई थी और करंट 90 डिग्री डाउनवर्ड बना था, ठीक। तो उसी फेज़र को अगर मैं काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर देता हूँ, जो करंट आई था वो अब हॉरिजॉन्टल आ जाएगा और जो वोल्टेज भी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इस केस में आरएल सीरीज सर्किट में VL क्या होगा, लीड करेगा करंट I से। तो आई विल ड्रॉ VL एज दिस। ओके, नेक्स्ट इज टू फाइंड द रिजल्टेंट वोल्टेज। तो रिजल्टेंट वोल्टेज कैसे निकालोगे आप, VR और VL को लेकर आप एक पैरेललोग्राम बनाओगे। तो ये बना दिया एक पैरेललोग्राम, इससे आप रिजल्टेंट वोल्टेज V फाइंड कर लोगे, ओके। और जो वोल्टेज V है और करंट I है, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो फाई होगा। इस फाई एंगल को हम बोलते हैं फेज़ एंगल। और फेज़ एंगल क्या हो गया, द एंगल बिटवीन द सप्लाई वोल्टेज एंड द करंट, ओके। सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस VR इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ लगा रहे हैं हम। नेक्स्ट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस VL इक्वल्स टू I इंटू XL which is equals to I into omega L. Now from the phasor diagram applied voltage क्या होगा, V, I can use Pythagoras theorem, so V square equals to VR square plus VL square, then V square equals to IR का whole square plus IXL का whole square. Now V square equals to I square in bracket R square plus XL square, then taking under root on both sides we get V equals to under root I square in bracket R square plus XL square. This equals to I under root R square plus XL square. This equals to I into Z, where Z equals to under root R square plus XL square. And here Z is known as impedance, impedance of the circuit. Now you see the phasor diagram. We can also have tan phi. Tan phi is perpendicular upon base, so we can write tan phi equals to VL upon VR, okay, replacing VL and VR
दिस इक्वल्स टू आई एक्स एल अपॉन आई आर इक्वल्स टू एक्स एल अपॉन आर इक्वल्स टू ओमेगा एल अपॉन आर. So this gives you phase angle phi, which is equals to tan inverse omega L upon R. Now I need to draw the voltage triangle. How can I draw the voltage triangle? फेजर डायग्राम में देखो रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप कौन सा है VR, इंडक्टिव वोल्टेज ड्रॉप कौन सा है VL और टोटल सप्लाई वोल्टेज कौन सा है V. तो ये तीन साइड्स को मिला के एक ट्रायंगल बन रहा है जिसको हम बोलते हैं वोल्टेज ट्रायंगल. नाउ यू कैन सी हियर दिस इज द वोल्टेज ट्रायंगल. ओके, एंड फ्रॉम दिस वोल्टेज ट्रायंगल आई कैन ऑल्सो ड्रॉ द इम्पीडेंस ट्रायंगल. वो कैसे बनेगा? तीनों वोल्टेजेस को करंट आई से डिवाइड कर दो. तो जैसे वी आर अपॉन आई है, इससे मुझे क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस आर. वी एल अपॉन आई है, इससे क्या मिलेगा? इंडक्टिव रिएक्टेंस. और वी अपॉन आई करेंगे तो इम्पीडेंस जेड. सो इन दिस वे यू कैन ड्रॉ द इम्पीडेंस ट्रायंगल एज वेल. ऑलराइट, और इस इम्पीडेंस ट्रायंगल में चेक करो इम्पीडेंस जेड एंड रेजिस्टेंस आर, इन दोनों के बीच में एक एंगल है फाई. इस फाई एंगल को हम बोलते हैं फेज एंगल ऑफ द सर्किट. ओके, सो आई कैन राइट द एंगल बिटवीन द जेड एंड आर साइड्स ऑफ द इम्पीडेंस ट्रायंगल इज नोन एज फेज एंगल ऑफ द सर्किट. और इसी फेज एंगल का अगर मैं कोसाइन फंक्शन ले लेता हूँ तो इससे मुझे पावर फैक्टर मिल जाएगा सर्किट का. सो आई कैन राइट कोसाइन ऑफ दिस एंगल इज नोन एज पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट where cos phi equals to R by Z. Okay. Now calculating the power in RL series circuit. Let the applied voltage be V equals to Vm sin omega t. Okay. अब मुझे इससे करंट की इक्वेशन बनानी है. करंट की इक्वेशन कैसे बनाओगे? As you know, voltage V is leading to current I. ठीक. और we can say current I is lagging behind voltage V. और कितने एंगल से लैगिंग बिहाइंड है? फाई एंगल से. सो आई कैन राइट आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई. माइनस फाई क्यों लिया? क्योंकि करंट आई लैग कर रहा है वोल्टेज वी से. ओके, सो आई हैव रिटन आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई वेयर आई एम इक्वल्स टू वी एम अपॉन जेड एंड फाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर. ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं. नाउ इंस्टेंटेनियस पावर कैसे मिलता है? P इक्वल्स टू वी इंटू आई. दिस इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी इंटू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव. और इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं 2 से. सो वी गेट वी एम आई एम अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव. दिस इक्वल्स टू वी एम आई एम अपॉन 2 इन ब्रैकेट कॉस फाइव माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाइव. ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आपको पता होगा. नाउ वी एम आई एम अपॉन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट के अंदर. सो वी गेट वी एम आई एम अपॉन 2 कॉस फाइव माइनस वी एम आई एम अपॉन 2 कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाइव. ओके, अब मुझे एवरेज निकालना है इसका. तो इन दोनों फंक्शन में राइट वाला फंक्शन देखो, इसमें कोसाइन फंक्शन है. कोसाइन फंक्शन मतलब क्या है? साइनोसॉइडल फंक्शन है ये भी. तो इसका वन कंप्लीट साइकिल के लिए जब एवरेज निकालते हैं तो 0 आता है वैल्यू. ठीक, तो ये तो एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा एवरेज निकालेंगे तो. और जो कॉस फाई रह गया ये कांस्टेंट है. तो और कांस्टेंट का जब एवरेज निकालते हैं तो वो कांस्टेंट वैल्यू ही मिलती है. देयरफॉर पी एवरेज इक्वल्स टू वी एम आई एम अपॉन 2 कॉस फाई माइनस 0. ठीक, 2 को ब्रेक करते हैं, √2 इंटू √2 लिखते हैं. सो वी गेट वी एम अपॉन √2 आई एम अपॉन √2 कॉस फाई. Therefore, P equals to VI cos phi. Okay, where V and I are both RMS values. Now RL सीरीज़ की वेवफॉर्म्स कैसे बनेंगी? साइनोसॉइडल वोल्टेज V है तो V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी का ग्राफ साइनोसॉइडल बन रहा है. सो आई एम ड्राइंग दिस विद रेड कलर. दिस इज़ द वेवफॉर्म फॉर वोल्टेज V. अब करंट की वेवफॉर्म कैसे बनेगी? एक एक्सप्रेशन क्या है? आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव. और क्योंकि आई एम क्या है? वी एम अपॉन आर, तो रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू होगी जिसकी वजह से क्या होगा? आई एम की वैल्यू वी एम से कम आएगी तो उसका मैग्नीट्यूड कम होगा. सेकंड थिंग, वेवफॉर्म कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? पुट करो साइन ओमेगा टी माइनस फाइव इक्वल्स टू 0. वहाँ से आपको ओमेगा टी इक्वल्स टू 5 मिलेगा. यानी कि जो वेवफॉर्म है करंट की वो स्टार्ट होगी एंगल फाई से. तो ओमेगा टी इक्वल्स टू 5 मिला तो आप क्या करोगे? ओरिजिन के बाद कुछ डिस्टेंस पर फाई एंगल बना दोगे. ऐसे ही पाई के बाद यही सेम डिस्टेंस पर एंगल फाई
मार्क कर दो और 2 पाई के बाद भी मार्क कर दो। नाउ जो वेवफॉर्म स्टार्ट होगी अब 5 से स्टार्ट होगी, जो 0 के बाद हमने मार्क किया 5 वहाँ से स्टार्ट होगी और साइनोसॉइडल फंक्शन चलेगा तो हाफ साइकिल पाई प्लस 5 पर कंप्लीट होगी। उसके बाद डायरेक्शन रिवर्स होगी एंड ओरिजिन पे कब कट करेगा 2 पाई प्लस 5 पर। ठीक, तो इस तरह से आप इसको बैक ट्रेस कर लो तो आपको करंट वेवफॉर्म मिल जाएगी। अब पावर की वेवफॉर्म बनानी है। ठीक है, तो जो अभी एक्सप्रेशन निकाला था P इक्वल्स टू वी आई कॉस 5 वो तो एवरेज पावर है। ठीक है, वो तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी एक, लेकिन जो एक्सप्रेशन था वो स्मॉल p इक्वल्स टू स्मॉल v इंटू स्मॉल आई था, यानी कि उसमें साइनोसॉइडल इफेक्ट है। तो ये आपका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। चेक करो एंगल 5 से जब वेवफॉर्म स्टार्ट होगी पावर की तो वोल्टेज एंड करंट की वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, पावर हाई मिलेगा। और जैसे जैसे पाई की तरफ अप्रोच होगा ग्राफ तो वोल्टेज की वैल्यू भी कम हो रही है और करंट की वैल्यू भी कम हो रही है। ठीक है, तो जिसका इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंगली ग्राफ प्लॉट होगा। तो पाई तक तो क्योंकि पाई पे वोल्टेज ज़ीरो हो जाएगा इसलिए जो वेवफॉर्म है पावर की वो पाई पर ज़ीरो हो रही है। उसके बाद करंट और वोल्टेज का इफेक्ट ज़्यादा है करंट के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए नेगेटिव इम्पैक्ट मिल रहा है, तो नेगेटिव पावर मिल रही है। तो इसलिए ये ग्राफ इस तरह से बन रहा है एंड देन कंटिन्यू द ग्राफ लाइक दिस। और क्योंकि हमें ग्राफ पूरा एक कंप्लीट साइकिल के लिए दिखाना होता है 0 से 2 पाई, तो हम उसको बैक ट्रेस कर लेते हैं लाइक दिस। ओके, you can see here average power P equals to VI cos phi. Next is apparent power, active power and reactive power. Apparent power is the power which represents the total capacity of the supply system. Okay, और जब हमारे पास पावर की टोटल कैपेसिटी अवेलेबल है तो इस पावर में से कुछ पावर रेजिस्टिव लोड ड्रॉ करता है और कुछ पावर इंडक्टिव लोड ड्रॉ करता है। एंड रेजिस्टिव लोड का काम होता है उस पावर को कंज्यूम करना इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वर्क एंड हीट। एंड इंडक्टिव लोड का काम होता है पावर को फर्स्ट हाफ साइकिल में ड्रॉ करता है टू जस्ट मैग्नेटाइज द कॉइल्स। जैसे इंडक्शन मोटर होती है उसमें क्या होता है, फर्स्ट हाफ साइकिल में पावर ड्रॉ करेगा जस्ट टू मैग्नेटाइज दोज कॉइल्स और नेक्स्ट हाफ साइकिल में वही पावर रिटर्न कर देगा सप्लाई सिस्टम में। ठीक है, तो इंडक्टिव लोड के अंदर क्या होता है कि ये पावर हमारे लिए यूज़फुल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमने सप्लाई सिस्टम से पावर ली और वापस भी कर दी, एक्चुअली कंज्यूम कहाँ हुई वो पावर। ओके, और जो हम पेमेंट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को, वो हम रिएक्टिव पावर और ट्रू पावर को हम एक्टिव पावर भी बोलते हैं। तो हम पे कर रहे हैं एक्टिव पावर के लिए भी और रिएक्टिव पावर के लिए भी, और एक्चुअली हम कंज्यूम कर रहे हैं एक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर हमारे लिए यूजलेस होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना आपको। तो यूनिट चेक कर लो, यहाँ पे अपरेंट पावर की यूनिट है KVA दैट इज़ किलो वोल्ट्स एम्पियर। ट्रू पावर की यूनिट होती है KW दैट इज़ किलोवाट। एंड रिएक्टिव पावर की यूनिट होती है KVAR किलो वोल्ट एम्पियर्स रिएक्टिव। ओके, नाउ लेट्स डिफाइन दीज टर्म्स। फर्स्ट इज अपरेंट पावर, it is the product of RMS values of voltage and current that is V into I। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल S से। सो S इक्वल्स टू V into I, यूनिट होगी वोल्ट एम्पियर्स VA। कन्वर्टिंग दिस इनटू KVA, so we get S equals to VI upon 1000। Now active power, the power which is actually consumed in AC circuit is called true power. It is obtained by multiplying the apparent power by the power factor which is VI cos phi। Okay, and converting into KW divided by 1000 we get P equals to VI cos phi upon 1000। Last one is reactive power। So as I already told you, a pure inductor and a pure capacitor do not consume any power, as in half cycle whatsoever power is drawn from the supply source by these components, the same is returned to the supply source in the other half cycle। The power which flows back and forth is called reactive power, right? And this power is also known as wattless power. Remember this. Now, how can I obtain the reactive power? Just multiplying the apparent power by
साइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। मतलब एपरेंट पावर में साइन फाई मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिएक्टिव पावर मिल जाएगा वी आई साइन फाई। यूनिट इज़ वी ए आर एंड 1000 से डिवाइड करेंगे तो के वी ए आर मिल जाएगा। दैट इज़ क्यू इक्वल्स टू वी आई साइन फाई अपॉन 1000 के वी ए आर। नाउ इन पावर ट्राइंगल आई कैन रिप्रेजेंट एपरेंट पावर एज एस, ट्रू पावर एज पी and reactive power as q. So from the triangle we get s square equals to p square plus q square, replacing these by their units. So we get kVA whole square equals to kW whole square plus kVAR whole square. Taking under root on both sides, we get kVA equals to under root kW square plus kVAR square. Next is power factor. Power factor may be defined by these three definitions and you have to remember all these three definitions. First is cosine of the phase angle between voltage and current, or the ratio of the resistance to impedance, or the ratio of true power to apparent power, और उसकी रेंज होती है 0 to 1। पावर सिस्टम का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है एसी सिस्टम में? इट सिग्निफाइज द अमाउंट ऑफ एक्टिव पावर अवेलेबल आउट ऑफ द टोटल पावर। ठीक है, अगर पावर फैक्टर की वैल्यू 0.6 है, इसका क्या मतलब है कि टोटल पावर में से 60% पावर कंज्यूम हो रही है एज एन एक्टिव पावर। ओके, नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज डैट पावर फैक्टर की वैल्यू चेंज हो सकती है -1 से 1 तक। ठीक है, पावर फैक्टर जो हमें रिक्वायरमेंट है वो तो 0 से 1 है। ठीक है, लेकिन कभी कंडीशंस ऐसे आ जाते हैं कि उसमें पावर फैक्टर की वैल्यू चेंज हो जाती है और उसकी जो रेंज होती है चेंज होने की वो -1 से 1 तक रहती है। तो इसमें 3 केस हैं। पहला केस देखो, जब पावर फैक्टर 0 है उस केस में क्या होगा, क्योंकि पावर फैक्टर क्या है, एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर। ठीक, तो जब पावर फैक्टर 0 है तो उसमें एक्टिव पावर 0 है, दैट मीन्स वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव लोड है, तो वहाँ पे रिएक्टिव पावर ही रहेगा। सेकेंड केस में पावर फैक्टर की वैल्यू जब 1 होती है, डैट मीन्स एक्टिव पावर इज इक्वल्स टू टोटल पावर, और इसका मतलब क्या हो गया, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव लोड मिलेगा जो ड्रॉ करेगा टोटल एक्टिव पावर को। एंड केस 3 इज जब पावर फैक्टर -1 होगा, इस केस में एक्टिव पावर इज द नेगेटिव ऑफ टोटल पावर। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है, पावर जनरेट होती है और वही पावर सोर्स को सप्लाई कर दी जाती है, जैसे कि जनरेटर। तो जो लोड होगा वो लोड एक्ट करेगा लाइक अ जनरेटर। तो समटाइम्स इट हैपन्स कि लोड एक्ट्स लाइक अ जनरेटर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यू मे स्प्रेड द नॉलेज बाय शेयरिंग द लिंक, एंड फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।